प्रिज्म किसे कहते हैं? मतलब एक ऐसा टुकड़ा, कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो किसी समतल भाग से काट कर निकाला जाता है। त्रिभुज के आकार की जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। समांगी और पारदर्शी माध्यम होता है, यानी कि जो है आर पार उसमें दिखाई दे जाता है। लिख लीजिए, लिखो इसको, लिखो। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म, फिजिक्स क्लास लीजिए वाली तुम्हारी फिजिक्स क्लास। प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम होता है। समान पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता, बनाया देखो। ये जो ऊपर है यही इसका बोला जाता है ए, यानी कि प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, ठीक है। ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, ठीक है। ये इसमें थोड़ा कैमरा नीचे करो, इसमें जो है प्रिज्म कोण, तो ए बी सी डी ई पूरा एक जो है ये पूरा अपवर्तक, मतलब ये कांच का टुकड़ा है पूरा। अब इसमें जो है ये ऊपर से बना दिया है, एक नीचे से भी आकृति काट लेते हैं इसकी, ऐसे एक नीचे से भी आकृति काट लेते हैं इस तरीके से। ए बी सी डी ई और मान लीजिए एफ हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमने एक और इसके ऊपर लगा दी, लंब डाल दिया इस तरीके से। अब इसमें तुम्हें ये देखना है तो कौन सा इसमें त्रिभुज है और कौन से इसमें आयत, यानी कि जो वर्गाकार भाग के जो बने हैं, कितने इसमें वर्ग हैं और कितने त्रिभुज हैं। प्रिज्म में कितने त्रिभुज होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, वो देख लीजिए। तो पहली बात तो इसमें ये क्या है, ये प्रिज्म कोण हो गया। ये इसका क्या है, इधर से इधर ये प्रिज्म की एक कोर है, क्या होती है, या बोल सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि इधर से ही हमें कोई अगर प्रकाश किरण इधर से ही आकृति करानी होगी, समझे। ये आकृति बाहर निकाल लेते हैं, इसको आकृति को बाहर निकालते हैं, ठीक। ए बी सी प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण जो है कितने अंश का होता है? प्रिज्म कोण 60 अंश का होता है, ठीक है। प्रिज्म कोण के जो मान होता है वो कितना होता है? 60 अंश का होता है। हाँ, क्या बता रहे थे? प्रिज्म में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज 2 त्रिभुज। त्रिभुज कितने हैं? 2। ए बी सी और डी ई एफ है, 2 त्रिभुज हैं। ए बी सी तथा त्रिभुज ई डी एफ, कुछ भी कर दो, ई डी ई एफ डी कर दो, ई एफ डी कुछ भी करो जो इच्छा हो, ठीक। 2 त्रिभुज हो गए। और आयत कितने हैं? आयत का वर्ग जो भी है तो कितने हैं? ए बी एफ ई, देखो इस तरीके से ये बनी हुई है चारों तरफ से। तो ये क्या बन जाएगा? ए
बी ई एफ, एक आकृति हो गई आयत की। दूसरी कौन सी है? ए एफ डी ई है, ए एफ डी सी। एक और आकृति मित्रों, ये क्या है? बी सी डी ई, ठीक है। एक और है बी सी डी। तीन इसमें क्या होगा? तीन आयत या वर्ग जो भी हो तो, और दो त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में प्रिज्म में दो त्रिभुज होते हैं और तीन आयत होते हैं, ठीक। इसके बाद ये सब लोगों का बन गया, बना लो इसे। इसके बाद तुमको जो है करना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये डायग्राम बना ले। हाँ। जब श्वेत प्रकाश किरण यानी कि प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे बात मुख्य ये है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना तुम लोग पढ़ चुके हो। प्रकाश की अपवर्तन घटना क्या थी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर जाती है। तो इसका अभिलंब यहाँ पर बनाया नहीं हमने, तो तब तक के लिए हम आधार मान लेते हैं ये अभिलंब है, आधार है कि नहीं है। तो ये प्रकाश किरण जब ये श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो आधार की ओर क्या करेगी? इस तरीके से जाएगी। तो ए बी सी हमारा एक प्रिज्म है, ए बी सी एक क्या है? प्रिज्म है। तो इस तरीके से जब ये प्रकाश किरण गुजरी, अब गुजरते ही क्या हुआ कि ये जब बाहर की भी तरफ जाएगी, ये इस तरीके से बाहर की तरफ भी गई। तो जिस रास्ते से जिस एंगल से इधर की तरफ जा रही थी उसी एंगल से बाहर निकली है। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो भरते ये पी क्यू एक क्या है? पी क्यू एक जो है, पी क्यू एक प्रकाश किरण है जो प्रिज्म के ए बी अपवर्तक पृष्ठ पर यही तो लिखना है। पी क्यू एक, पहले यहाँ पर क्या लिखना है? हेडिंग क्या है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये है माना ABC, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? माना ABC एक प्रिज्म है। माना ABC एक क्या है? प्रिज्म है। तो अब आगे क्या लिखेंगे? PQ प्रकाश किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है। ये तो ना, या पढ़ती कुछ भी लिख लो। PQ जो कर चुके हो लिख लो इसको पहले। PQ प्रकाश किरण, PQ प्रकाश किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर गिरती है। अपवर्तन के बाद क्या होगा इसमें? अब या लिख सकते हो अपने प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब की ओर या लिख सकते हो आधार की ओर जाती है, ठीक है। लिख सकते हो यहाँ पर प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर आधार की ओर झुक जाती है, प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब भी इसमें बनाना चाहो, अभिलंब बना लो, अभिलंब बन गया, खत्म कहानी। इस पे एक लंब डाल देते हैं, अभिलंब बन गया। मान लेते हैं हमने अभिलंब डाला है, ये बिंदु जो है उसके बिंदु M1 N1 है, एक M1 मान लेते हैं, दूसरा N1 है, ठीक है। और इससे प्रकाश इससे लंब डाल देते हैं इस तरीके से। ये थोड़ा तिरछा क्यों जा रहा है भाई? इस तरीके से। तो ये मान लेते हैं M2 है और N2 है, ठीक है। अब इसमें लिख सकते हो अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुका दो। अब तो इसमें अभिलंब भी बना दिया है, तो अभिलंब की ओर जाती है, बात सेम है, ठीक है। विचलित होकर अभिलंब M1
N1 तथा M2 N2 की ओर झुक जाती है। समझिए, तो काम इसमें कर चुके हैं, इतना काम जो है चित्र में हो गया है। अब इसमें क्या क्या करते हैं देखो ध्यान से। जब स्वयं प्रकाश कण जो है प्रिज्म से होकर गुजरी पी क्यू और आर और यस, ठीक, तो ये इधर से जब प्रकाश किरण जा रही थी तो ये आपतित किरण है, तो इसका ये कोण कौन सा हो जाएगा, ये कोण कौन सा हो जाएगा, आई। आई मान लो I1 मान लेते हैं, आई डैश मान सकते हो, I1 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। I1 मान लिया हमने, ये प्रकाश किरण कौन सी हो गई, I1 हो गई। अब ये जब इधर की तरफ पहुंची तो अपवर्तित हुई, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, कोण R1, ये कोण कौन सा हो जाएगा, R1। अब आगे की तरफ प्रकाश किरण जा रही है, पहुंची प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर। दूसरे अपवर्तक पृष्ठ पर जो है क्या हुआ, ये प्रकाश किरण जो है जब जिस रास्ते से जा सकती है उस रास्ते से आ भी सकती है। इस घटना को एक नाम जानते हो क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते नहीं कहते हैं। कब होगा, जब इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं, दर्पण लगा देते हैं। तो ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो घटना कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। समझे, इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत बोल देते हैं। तो जब ये आ सकती है तो ये कोण ये वाला क्या हो जाएगा, ये I1 है, तो दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा, I'2, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये I2 हो गया है, जब ये I2 हो गया तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, I2 हो जाएगा। इस किरण ने कहा कि तुम जो है ऐसे मुड़ गई थी, हमको जाना तो ऐसे चाहिए था, है ना, समझे। ये कह रहा है कि मुझे इस तरीके से जाना चाहिए था, कह रहा तुम क्या मुड़ गए था, हमें पीछे बढ़ाओ, इस तरीके से जब पीछे बढ़ाया आपने तो पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु हमें कोई मिल गया, डी भी, कुछ भी ले लो, तो यहां पर जो कोण बना है उसको कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। डेल्टा एम बोल सकते हो, या अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है, खाई डेल्टा बोल सकते हो। समझे के बाद यही बात इसमें तुम्हें अभी इसमें पुट कर देनी है जो ये कर चुके हो। तो तुम बना लो सब लोग, लगा लो, चाहे लगाना चाहो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बात तो यार यही सिद्धांत वाली बात, चित्र बनाई थी बाद में तुम आए हैं, कौन, हम, तुम नया है लग रहा हो गया, समझ में नहीं आता है, तो क्रिमिनलता या गन्ना करे जब बना दिया, बनाना चाहो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उससे नुकसान नहीं करेगी, तुम्हें नहीं कर सकती है, मतलब फायदे करेगी, फायदे करेगा, घाटा तो इसमें कुछ होना नहीं है। हाँ, अब इसमें है क्या क्या, अविलंब लिख दो, अलग से लिखवा दें, यहाँ से देखो ऐसे लिख दो, इसमें है क्या क्या, चित्र द्वारा, ऐसे लिख सकते हो, चित्र द्वारा, क्या चित्र द्वारा, ABC क्या है जो इसमें लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ABC क्या है, ABC क्या है, प्रिज्म है, और प्रिज्म में AB और AC क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। अगर ये ना लिखना चाहो तो इस तरीके लिख सकते हो, AB बराबर AC बराबर अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। AB और AC क्या है, अपवर्तक पृष्ठ हो गए। और इसमें दूसरी चीज क्या है, नीचे वाला बचा हुआ है BC, इसमें क्या है, BC क्या है, आधार है, और ऊपर A क्या है, कोण A क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है। क्या हुआ, प्रिज्म कोण है, और बताओ, और इसमें कुछ बचा हुआ है, बचा हुआ वो भी लो, PQ क्या है, PQ कहाँ की क्यू कहाँ चला, PQ है आपतित किरण, जो अगर ये ना लिख पाओ तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। PQ क्या है, PQ एक आपतित किरण है, और QR क्या है, QR है अपवर्तित किरण, और RS क्या है, RS जो है निर्गत किरण है,
हाँ, निकल रही है ना, उधर से देखोगे तो वो आपतित हो जाएगी, ये निर्गत हो जाएगी। हाँ ये निर्गत हो जाएगी ये वाली। तो इसमें ये देते हैं पी क्यू क्या हो गई, पी क्यू बराबर हो जाती है आपतित किरण, और क्यू आर क्या हो जाएगी, क्यू आर हो जाएगी अपवर्तित किरण। अब इसमें ये तो विचलन कोण हो गया है, हो गया विचलन कोण है कौन सा, ये भी लिख दो, यू टी टी गालो है यूपीएस। यस आप पहले देखना है हम पे विचलन कोण की परिभाषा लिख दें यहाँ पर, अगर ना जानते हो वो भी लिख दें। आपतित किरण, आपतित किरण इसकी ये परिभाषा है, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बने कोण को विचलन कोण चिलक आपतित किरण और निर्गत किरण, जब किरण जो जा रही थी सामने और ये निर्गत किरण है, इसको पीछे बढ़ाया, इसके मध्य में ही तो कोण बना हुआ है, विचलन कोण कहते हैं। आप बताओ, अब ठीक लगी? विचलन कोण और प्रिज्म कोण में संबंध निकालेंगे। संबंध निकालने के लिए चित्र तक थोड़ा ध्यान दो बढ़िया करके। क्या देना है ध्यान, इसमें तुम्हें यह बताना है कि आपतित किरण का कोण I1 है और अपवर्तित किरण का कोण R1 है। ये पूरा कोण I1 है तो इसके सामने का ये पूरा कोण, तो ये कंस कितना हो जाएगा, जब ये I1 है तो सामने का भी क्या होना चाहिए, I1 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो है शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, यानी कि आमने सामने कोण बराबर होते हैं। कैसे, शीर्षाभिमुख लिख दे यहाँ पर M1 Q P1, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, M1 Q P, M1 Q P, और दूसरा क्या है, दूसरा है U Q O, दूसरा है U Q O। ये दोनों आपस में बराबर हैं, और बराबर किस कारण है, क्योंकि ये कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख मतलब मुख इनके आमने सामने है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर ये I1 है तो सामने का ये भी कैसा होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला कोण R1 है तो I1 सामने का होता है, ये बच्चा वाला कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला कोण R1 है, ये सपोज दैट ये इस तरीके से कोण दिया है, ऐसे इस तरीके दिया है, ठीक है, और ये रेखा बीच में से खींची हुई है, तो ये I1 है तो ये भी पूरा कैसा होना चाहिए, I1 होना चाहिए, और बीच में R1 ये नीचे अटक गया आगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 माइनस R1, समझ गए। तो ये कोण हमारा जो हो जाएगा I1 माइनस R1, ठीक। इधर से देखते हैं, इधर से ये I2 है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, हाँ ये हो जाएगा I2 माइनस R2, बात समझ गए। ये वाला जब ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा I2 माइनस R2, ठीक। अब हमने ऊपर जो है कुछ प्रमेय लिख रखी है। विचलन कोण यूटीएस में, विचलन कोण कौन सा है, यूटीएस, यूटीएस में दिया कितना है, डेल्टा, ठीक है। त्रिभुज हमने कौन सा लिया है, त्रिभुज लिया है TQR, त्रिभुज TQR, देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, इतना ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज में
TQR लिया है और इसमें प्रमेय कौन सी लगाइए? बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय कौन क्यों लगाइए? अंतः कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण के। बाह्य कोण कौन सा है? डेल्टा है ना, तो क्या लगाएंगे? कोण ETS बराबर अंतः कोण कौन सा हो जाएगा? कोण TQR, ये वाला TQR प्लस TRQ। इधर से ये कोण है, इधर से ये वाला कोण है। ठीक है, ठीक है, बोल तो दिया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कोण कौन सा हो जाएगा? ये तो डेल्टा दिया ही है, बराबर TQR कितना दिया है? I1 माइनस I1 माइनस प्लस, और ये कोण कितना दिया है? I2 माइनस R2। ये कोण दिया है I2 माइनस R2। तो एक ब्रेकिंग में I1 और ये दोनों वही लिखिए क्या? सही तो हाँ, तो ये एक मतलब I1 और I2 को साथ में ले लो, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 प्लस क्या हो जाएगा? I2, और यहाँ पर माइनस के R1 है, माइनस का R2 है, माइनस चिन्ह इसमें ले लो कॉमन, अंतर बच जाएगा R1 प्लस R2। समीकरण नंबर 1 नोट करो जरा इसे। त्रिभुज OQR में देखो, त्रिभुज कहाँ है? त्रिभुज यहाँ पर लेते हैं OQR में। त्रिभुज बहुत है, एक चतुर्भुज इसमें है OQR। अभी इसका भी प्रयोग होगा। चतुर्भुज है BCRQ, तो हमें जिसकी जरूरत है उसको देखते हैं। त्रिभुज OQR में ये जो अंदर वाला कोण है कितना है? अंतः कोण। हमें कौन सा लेना होगा? बाहर के नहीं लेना है, अंतः कोण R1 प्लस R2, और त्रिभुज OQR बराबर कितना होता है? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। होता नहीं होता है? अंदर वाले कोणों का अंश 180 अंश होता है। क्या लिखेंगे इसमें? त्रिभुज OQR में, तो OQR में क्या है? अंतः कोण R1 प्लस R2 प्लस एक कोण और बचा हुआ है, ये भी लिखो OQR पूरा, OQR बराबर 180। इस OQR, ये जो OQR है इसको यहाँ रखो और इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा कोण OQR बराबर 180 अंश माइनस R1 R2 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, R1 प्लस R2। समीकरण नंबर 2। चतुर्भुज लेते हैं अब कौन सा? एक चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है OQAR में। ठीक है, या ऐसे लो ORQA में, ऐसे कर सकते हो। तो चतुर्भुज बना लो, इसे लिखो, इसमें क्या OQAR। ये ऊपर वाला लिख दिया सब लोगों ने, ये मिटा देते हैं, लेकिन मिटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो समीकरण गड़बड़ करेगा। तुम्हारी कॉपी में क्या पड़े? बहुत आप लोग तुम्हारी कॉपी में कोई बात नहीं, देखो अब इसमें चतुर्भुज OQR में जो कोण दे रखे हैं उनको नोट करिए। कोण Q दिया है, कोण A दिया है, और कोण OQR दिया है, और कोण R दिया है लास्ट में। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। सही कहा। तो क्या लिखेंगे इसमें? कोण Q प्लस कोण A ऊपर वाला, ठीक है, प्लस जो हमने ये माना है ये वाला कोण OQR प्लस लास्ट में कोण कौन सा है? कोण R बराबर 360। कोण Q जो है किस पे है? लंब रेखा पर है, और लंब रेखा पर बना कोण 90 अंश के बराबर होता है। पता होना चाहिए, होता है। लंब रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है? अब कोण A है हमारा त्रिज्यीय कोण है, तो यही रहेगा। ये रखो ना उसको, इस होता 60 अंश का है,
यही रखो प्लस ये कितना है, ये OQR कितना है, OQR समीकरण नंबर 2 में है, कितना है 180 माइनस R1 प्लस R2, तो इसे ले लेते हैं 180 माइनस R1 प्लस R2, और प्लस कोण R जो है ये भी लंब रेखा पर बना हुआ है, ये भी कितना होगा 90 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब हम जो है चित्र को मिटा दें, माना कि चित्र को क्यों मिटाने पर, चित्र को मिटा ही दे, मान क्यों नहीं, साक्षात अब इसमें जो कोण दिए हैं उनको जोड़ घटा लो, 90 90 कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, 90 90 जोड़ के हो जाएंगे 180 अंश, 180 अंश को उधर ले जाओ तो उसमें माइनस कर दो, तो कितना बचेंगे, उतार के दो, हम ये सोच रहे हैं देखो कितना बढ़िया है, देखो पहले देखो 90 90 180 180 और 180 360 बचा ही नहीं बचा, 360 माइनस माइनस प्लस के नहीं है, ये प्लस ही क्या है, माइनस बाद में है, माइनस बाद में है, माइनस बाद में R1 प्लस R2 बराबर कितना है 300, ठीक है, और प्लस ए कहाँ चला गया, प्लस ए की तो है, प्लस ए, ठीक। अब 360 को उधर लेके जाएंगे, ए माइनस R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 360 माइनस 300, ये अब ये कट गया तो बचा उधर क्या 0, ए बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो R1 प्लस R2 या करके हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा ए, समीकरण इसको ले लेते हैं, 2 बन गए थे, तीसरा बना लेते हैं। अब ए का मान जो कहां रखा जाएगा, नहीं ए का मान क्यों रखेंगे, ए का मान क्यों रखेंगे भाई, ए का मान ही रखेंगे, R1 प्लस R2 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, ठीक है, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से क्या, 1 से डेल्टा बराबर विचलन कोण, तो और संबंध तो इसी में निकलेगा क्योंकि इसमें तो हमारा विचलन कोण दिया है, इसी में प्रिज्म कोण दिया है, प्रिज्म कोण कितना है ए, तभी तुम्हारा विचलन संबंध निकल आएगा, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस, अब R1 प्लस R2 की जगह क्या रखा जाएगा ए को इधर ले आओ, डेल्टा माइनस ए माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस का उधर है इधर आएगा तो प्लस का I1 प्लस I2, तो इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं वो भी लिख दें, ये क्या है डेल्टा क्या है विचलन कोण, विचलन कोण ये है प्रिज्म कोण, I1 है वो आपतन कोण, बराबर में क्या है I1 क्या है आपतन कोण है, सर I1 I2 दोनों है ना, तो बहुत ही कैसा है, हाँ नहीं I1 I2 अलग है ना, आपतन कोण है, I1 क्या है आपतन कोण, अब I2 है निर्गत कोण, निर्गत के अलावा अंतिम कोण लिख सकते हो, निर्गत निकलता हुआ है ना, इसलिए अंतिम कोण लिख सकते हो निर्गत, ये तुम्हारा यही तुम्हारा संबंध था, आगे आ सिद्ध हुआ कर लीजिए। देखिए तो ये ए बनाया हमने, क्या है ये एक प्रिज्म है, पतला प्रिज्म है ABC, ABC एक क्या है पतला प्रिज्म है, इसके AB पर एक प्रकाश किरण डालते हैं, AB पर प्रकाश किरण डालते हैं, नियम कौन सा इसमें लगेगा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, तो क्या होता है जब ये PQ किरण जो है अब इसमें प्रिज्म में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर आधार की ओर झुकती हुई चली जाती है, इस दिशा में निकल जाती है PQR, इसमें एक हमने यहाँ पर Q रेखा पर क्या डाला था, इस तरीके से Q रेखा पर एक लंब डाला था, एक इधर से भी लंब डाला था इस तरीके से, ठीक है, इधर से भी लंब डाला था, यहाँ पर बिंदु को क्या प्राप्त हुआ था O बिंदु, ये आपतित किरण है, ये चाहे इसको मान सकते हो, इसको मान सकते हो, पूरे को मान सकते हो, क्या माना जाएगा इसको I1 माना था ना, इसको I1 मान लिया है, जब ये I1 है तो ये अपवर्तित किरण है तो क्या हो जाएगा
अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन कोण क्या होता है, हाँ आर होता है। तो ये I1 है तो ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसके लिए ये सामने का कोण हमने मान लिया है क्या है, ये I1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ये I2 है तो इसका ये कोण कौन सा हो जाएगा, R2 हो जाएगा। विचलित वाला सिस्टम और देख लेते हैं कि ये रेखा जो है इधर की तरफ पार करनी चाहिए और ये नहीं कर रही थी, जिससे कि इस रेखा को भी पीछे बढ़ाना पड़ा हमें। तो ये जो कोण प्राप्त हुआ है तो डेल्टा प्राप्त हुआ है, जिसको कहते हैं विचलन कोण, क्योंकि ये जो है प्रकाश किरण से विचलित हुई है। बात समझे? तो इस तरीके से इसको बनाइए सब लोग फटाफट। बन गया? ये I1 पूरे कोण है। पूरा मालूम। जब प्रिज्म पतला हो, जब प्रिज्म पतला हो जब प्रिज्म पतला हो, अब कितना पतला हो, लगभग लिख देते हैं इसमें, लगभग प्रिज्म कोण, लगभग क्या होता है, जो प्रिज्म कोण है वो 5 अंश हो। कितना हो, तो होता कितना है, 60 अंश का होता है। लगभग कितना होना चाहिए, 5 अंश। ये कितना बड़ा बना दिया है जिससे कि जो है दिखाई दे। अब 5 अंश का बना हुआ तो ऐसे ये दो टांग ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 अंश का हो गया। तो इस तरीके से प्रिज्म कोण जो है कितना हो, 5 अंश हो। तब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से आओ, कौन बताएगा स्नेल का नियम? तब स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। यानी कि क्या लिखा जाएगा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। चूंकि यहाँ पर प्रिज्म हमारा कैसा है, पतला है। जब प्रिज्म पतला है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि प्रिज्म पतला है, प्रिज्म पतला है, तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में साइन आई लगभग किसके हो जाएगा, आई के बराबर, और साइन आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, साइन आई बटे साइन आर ये रखा जाएगा, यही पुट करना होगा। साइन आई बटे साइन आर तो क्या हो जाएगा बताइए, बोलो। n बराबर आई वन कर देना, आई वन बटे आर वन, आई वन बटे क्या कर देते हैं, आर वन। इसी प्रकार आगे की तरफ अगर चला जाएगा तो इसी प्रकार जो है आगे की तरफ चलेंगे तो क्या बन जाएगा, इसी प्रकार n बराबर क्या हो जाएगा, आई टू वन आई टू। नोट करो जरा इसे जल्दी। तो इसमें यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, इससे अगर I1 निकाले, इससे अगर I1 निकाले तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो I1 बराबर हो जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा n R1 समीकरण नंबर 1। इससे अगर I2 निकाला जाता है तो हो जाएगा n R2 समीकरण नंबर 2। कल एक फार्मूला को हमने क्या पढ़ाया था, डेल्टा प्लस ए बराबर I1 प्लस I2 पढ़ाया था। से इसमें I1 और I2 के मान रखने पर डेल्टा प्लस ए बराबर I1 का मान कितना है, n R1 प्लस n R2, डेल्टा प्लस ए बराबर n कॉमन है R1 प्लस R2,
एक कल और सूत्र आया था R1 प्लस R2 बराबर था A है, कल उसमें आया था। तो डेल्टा प्लस A बराबर हो जाएगा N और N A हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या करते हैं, A को इधर लेके जाते हैं, A बराबर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर N A माइनस A, डेल्टा बराबर N कॉमन ले लो, A कॉमन ले लो, क्या कॉमन लो, A कॉमन ले लो, N माइनस। तो पतले प्रिज्म के लिए जो विचलन होता है तो सूत्र होता है डेल्टा बराबर N माइनस 1 इंटू A। इसको इस तरीके लिख सकते हैं, डेल्टा बराबर N माइनस 1 इंटू A। तिरसठ अंश कोण वाले प्रिज्म का, तो 63 अंश क्या है साथ लोग, 63 अंश क्या है, 63 अंश जो है प्रिज्म कोण है, यानी A बराबर 63 डिग्री। क्या दिया है, क्या दिया है, A बराबर 63 अंश, A बराबर क्या है। और पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29, न्यूनतम विचलन कोण पीले प्रकाश के लिए डेल्टा बाई लिख सकते हैं उसको, पीले प्रकाश के लिए है ना, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बाई बराबर 29 अंश है। तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए, आपतन कोण आई बराबर क्वेश्चन मार्क, आई बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क। ये ऑप्शन यानी कि विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत विकल्प एक नंबर में। तो कैसे निकालेंगे, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर डेल्टा m प्लस a बाई 2, इतना करना है केवल, डेल्टा m प्लस a बाई 2। तो आई बराबर हो जाएगा, डेल्टा m की वैल्यू है 29 प्लस 63 बटे 2, तो आई बराबर हो जाएगा 29 और 63 जोड़ दे कितने हो जाएंगे 92 बटे 2, आई बराबर 46 आ गया, कितना आया, डेल्टा यम है जहाँ में बाई है, कहाँ यार वो बात ही ये डेल्टा बाई का मतलब होता है कि पीले प्रकाश के लिए येलो, समझे। तो येलो रंग का विचलन दे रखा है 29 अंश, तो उसको डेल्टा बाई मान लेंगे, या इसकी जगह पे डेल्टा पीला लिख सकते हो, अगर लाल में तो लाल बातचीत का है। हाँ बता, जैसे जहाँ में यम है वहाँ में बाई है, तो ये क्या मान रखे थे। हाँ एक ही बात, ये सूत्र बताया मैंने, तुम ये डेल्टा देखो, ये सूत्र बताया, इस m की जगह कछु नहीं जगह, यम की जगह पे यहाँ पर कोई भी आ सकता है, अपवर्तनांक क्या कहते हैं कोण, विचलन कोण जो है, चाहे रेड हो चाहे वायलेट हो, चाहे वो कोई सा भी येलो रेड ग्रीन जैसा होते हैं कोण, कोई सा भी दिया हो। देखो बोर्ड की तरफ सब लोग स्वयं, यानी कि जो चित्र में किया है वही इसमें लिखा है। क्या परिभाषा है, जब स्वयं प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक स्वयं प्रकाश किरण जा रही थी और जब प्रिज्म से होकर गुजरी है तो अपने जो रंग के जो विभिन्न रंग इसमें हैं, रंग तो कितने होते हैं 7 होते हैं, तो 7 रंगों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसमें बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन कम होता है। बीच में जो रंग दिए होते हैं इनका जो है विचलन जो है अपने अपने जो है कारण से होता है, अपने अपने हिसाब से होता है। फिर इसमें क्या है कि इसको इस इन रंगों को एक पर्दे पर, तुम कह रहे पर्दे जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कह रहे पर्दा बना लेते हैं, क्योंकि जो है पर्दे पर इसलिए बनाया है कि इनके रंगों को क्रम से दिखाया जाता है, उस क्रम को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, रंगों के क्रम को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और इस रंगों के इस वर्ण क्रम को अंग्रेजी भाषा के शब्द बेबिग्योर से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबका बन गया होगा लगभग, आगे बताएं। हाँ चलो रेडी, इसी में है। हाँ एक और इसका अर्थ और बता देते हैं, विक्षेपण का अर्थ कहीं कहीं पर जो है परिक्षेपण आ जाता है, हाँ ठीक है, कहीं कहीं पर इसका नाम जो है परिक्षेपण दिया होता है। डालो रेडी, इसी में है इसका कारण, वर्ण विक्षेपण का कारण डालो रेडी, वर्ण विक्षेपण का कारण बेटा दें इसे, चलिए
वर्ण विक्षेपण का कारण, वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए इसमें। इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि इसका कारण यह है कि हम लिख रहे हो, काफी नहीं लिखे हैं। इसका कारण यह है कि लिख दो। पदार्थिक माध्यम में, पदार्थिक माध्यम में, पदार्थ का मतलब कांच के एक माध्यम में, किसी माध्यम में प्रवेश कर रहा है। माध्यम में विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं। विभिन्न रंगों के प्रकाश की चालें भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न होती हैं मतलब अलग अलग होती हैं। ठीक है, हो गया। निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल, लिखो, निर्वात में सभी रंगों के प्रकाश की चाल, रंगों के प्रकाश की चाल, सभी रंगों के प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में कोई सा भी रंग हो, प्रकाश की चाल सबकी वो है वही होती है 3 × 8। ठीक है, कितनी होती है? ये याद होगी सबको, भूल जाते हो। 3 × 8 मीटर/सेकंड, मीटर/सेकंड होती है। तब इसका अपवर्तन निकालो। तब किसी पदार्थ का अपवर्तन, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक क्या कहते हैं? n। ठीक है, किसी, आगे देखो इसमें, नहीं मतलब खाली सूत्र लिखना है तो ऐसे लिखो, प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल कैसे लिखा है? हाँ ऐसे लिखो, निर्वात में प्रकाश की चाल, सही जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में चाल, बात है कि बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, पदार्थ एक ही बात हो जाएगा। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल ये हो जाएगी। हो गया, आगे लिखो, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए अधिक, बैंगनी प्रकाश के लिए अधिक, यानी कि जो अपवर्तनांक है, तुम्हें वैसे बोल रहा है, इसमें ऐसे देते हैं अपवर्तनांक बैंगनी का क्या है? बैंगनी का अधिक है,
कांच में बैगनी का अधिक है तथा लाल प्रकाश के लिए कम होता है। लिखो आगे, तथा लाल प्रकाश के लिए कम होता है। और लाल के लिए क्या होता है? लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कम होता है। जामा करिए उल्टा लिखो किसमें? दम ऐसे लिखा है, सही है? कहाँ लिखा है? ज्यादा होते हैं, गाँव ज्यादा होते ऊपर का लिखो नहीं हैं? ऊपर नहीं क्या लिखा है? हैं। लाल को देखो, बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम और लाल प्रकाश की चाल अधिक होती है। चाल बताया जा रहा है इसमें। चाल तो बता। हाँ, ये तो अपवर्तनांक सही तो है। अपवर्तनांक जो है बैंगनी का ज्यादा होता है, ठीक है? और चाल लाल ज्यादा। हाँ, चाल होता है यानी। अब इसकी तरंग दैर्घ्य देखी जाए तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होगी बताओ? तरंग दैर्घ्य जो है लाल की अधिक होगी, लाल की अधिक होगी तरंग दैर्घ्य। और बैंगनी की क्या होगी? बैंगनी की कम होगी। लिख लो, ऐसे लिख लो। कोणीय वर्ण विक्षेपण लिखे इसमें। प्रिज्म द्वारा दो रंगों की प्रिज्म द्वारा दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच निर्गत किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए किरणों के बीच का कोण उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। हो गया? कैसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहां बनता है? इस तरीके से सब प्रकाश किरण गई है। ये हो गई रेड, ये हो गई है बैंगनी। तो ये किरण जो निकली है, एक किरण ये निकली है, तो एक किरण का मतलब ये तो अपवर्तित थोड़ी कर देनी नीचे तरफ, ठीक। तो ये किरण हो गई रेड और ये हो गई है वायलेट, ठीक है। इसको भी बना लेना, बना लेना इसको भी। इस किरण को भी थोड़ा पीछे बढ़ा दिया जाए ऐसे, और इस किरण को भी पीछे बढ़ा दिया जाए इस तरीके से। ये जो कोण बना हुआ है ये है कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय, ठीक। तो ये इसके लिए क्या है? इसके लिए ये जो है क्या है? डेल्टा आर है, और पूरा ये यहां से यहां तक का क्या है? डेल्टा डी है इसके लिए।
बना लिया बोले बड़ी और से रंग एक नहीं बड़ी मत बनाओ। हम जाकर जब ये बड़ी कटी है तो क्या हाँ मतलब ये काटी थी लिखो आगे आगे बोले आगे लिखो इसके यदि यदि लाल व बैंगनी रंग की किरणों के लिए यदि लाल व बैंगनी रंगों की किरणों के लिए विचलन कोण क्रमशः डेल्टा आर व डेल्टा बी हो तब डेल्टा आर व डेल्टा बी हो तब कोणीय बर्ण विक्षेपण कोणीय बर्ण विक्षेपण थीटा ये यहां पर कोण मान लेते हैं थीटा बराबर किसका विचलन ज्यादा है इसका विचलन ज्यादा है बी का ज्यादा है और आर का कम है तो डेल्टा बी पहले रहेगा डेल्टा बी आर बाद में रहेगा क्योंकि इसका विचलन कम है आर कम है बस कमाल बाद में हाँ कमाल बाद में लिखा रहेगा ठीक है। अब इसका क्या निकाल लेते हैं अब इसका निकाल लेते हैं अपवर्तनांक लिखिए आगे माना लाल तथा बैंगनी रंगों के लिए लाल तथा बैंगनी रंगों के लिए मत लिखो सही रहेगा रंगों का लिखो का अपवर्तनांक तो ठीक रहेगा का अपवर्तनांक क्या लिया बहुत आया करो हो जाएगा अपवर्तनांक यन है तथा अपवर्तनांक लाल तथा बैंगनी रंगों का अपवर्तनांक यन आर तथा यन बी है तथा प्रिज्म कोण ए है प्रिज्म कोण ए है तब पतले प्रिज्म के लिए पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा आर बराबर पतले प्रिज्म का कल सूत्र आया था डेल्टा बराबर क्या था डेल्टा बराबर तो n-1 इंटू ए था से तो अगर हम लाल के लिए निकालते हैं तो डेल्टा आर हो जाएगा लाल के लिए निकालते हैं तो लाल के लिए तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा n-1 इंटू ए। इसको ऐसा करो समीकरण नंबर 1 डाल दो इसको पहले वाले को
और बैंगनी के लिए निकालते हैं। बैंगनी के लिए बताओ शिवा, बैंगनी के लिए निकालते हैं तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा NB माइनस 1 इंटू ए। लाल के लिए डेल्टा आर बराबर निकालेंगे तो NR माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, और बैंगनी के लिए निकालते हैं तो NB माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा। अब इसका क्या निकालते हैं, क्या निकालेंगे, कोणीय बाण विक्षेपण। कोणीय बाण विक्षेपण, कोणीय बाण विक्षेपण थीटा, थीटा निकालना है, थीटा पहले ही निकाल चुके हैं, ये देखो इधर निकाल चुके हैं। तो याद लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा बी और आर के मान निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, यही इसमें रख दिए जाते हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी का मान है NB माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल्टा आर का मान है NR माइनस 1 इंटू ए। तो क्या करें, बोलो आगे बताओ क्या किया जाए। इसको सॉल्व किया जाए। हाँ तो सॉल्व करना है, कैसे करना है, ए को कॉमन ले लो, ये हो गया था बराबर, ए को कॉमन ले लिया जाए इधर से, ए को कॉमन ले लिया है, फिर क्या बचेगा, थीटा बराबर ए को हमने पूरे से कॉमन ले लिया तो बचेगा NB माइनस 1 और माइनस NR प्लस 1 क्यों हो जाएगा, देखो ये माइनस लगा हुआ है तो प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 को कैंसिल कर देते हैं। तो थीटा बराबर आ जाएगा NB माइनस NR इंटू हो गया। तो बैंगनी और लाल रंग का कोणीय बाण विक्षेपण आ जाता है थीटा इक्वल टू NB माइनस NR इंटू ए। लिखिए इसमें आगे बाण विक्षेपण क्षमता में लिखिए, बोले जब कलम भूल गई। शांत रहो, जब श्वेत प्रकाश किरण, जब श्वेत प्रकाश किरण, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी पतले प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी पतले प्रिज्म से गुजरती है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की, तो बैंगनी तथा लाल रंगों की किरणों के बीच, बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच कोणीय बाण विक्षेपण, कोणीय बाण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती लो मिलना पीला रंग तथा मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती में रंग कौन सा होता है, पीला रंग। मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को, मध्यवर्ती किरण के लिए विचलन कोण के अनुपात को, विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की बाण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ की बाण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ की बाण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे
ओमेगा से ओमेगा तो बना ले हुए करते हैं ओमेगा कितने ये ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब वही काम करना है जो अभी पीछे कर चुके हैं। मान लेते हैं माना लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक यानी बी और बैंगनी रंग की किरण का अपवर्तनांक क्या बोल दिया, लाल रंग की किरण का अपवर्तनांक NR और बैंगनी रंग की किरण का अपवर्तनांक यानी बी और पीले रंग की मध्यवर्ती में एक और मान रखा है, तो पीले रंग की किरण का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n बाई हो जाएगा। ये सभी मान लेते हैं। माना लाल कामा बैंगनी तथा पीले रंग का अपवर्तनांक NR कामा NB कामा N बाई है। NR NB और N बाई है। तब बैंगनी व लाल रंगों का कोणीय बण विक्षेपण, बैंगनी और लाल रंग का कोणीय बण विक्षेपण सूत्र भी आया था। क्या आया था बोलो, थीटा बराबर थीटा बराबर NB माइनस RB वो NB माइनस हाँ थीटा बराबर क्या था, NB माइनस NB माइनस NR और डॉट में A। या थीटा की जगह पे ये भी लिख सकते हो, थीटा का भी मान यही आया था, NB माइनस NR, यही तो आया था, नहीं आया था, आया था याद करो, बराबर NB माइनस NR और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब पीले रंग के लिए और निकाल लो, लिखो पीले रंग के लिए क्या करवा देते चुनाए गुरु जी डेल्टा हाँ डेल्टा R डेल्टा B हम तो का डेल्टा B ना डेल्टा R हाँ पहले नहीं था, हम खुद करते हैं बोल दिया करो। बैंगनी रंग के लिए उसके पीले रंग के लिए कंफ्यूजन हो जाए पहले बोल दिया करो। डेल्टा बाई बराबर पीले रंग के लिए क्या है, डेल्टा बाई बराबर n बाई माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा बाई निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, n बाई माइनस 1 इंटू ए। अब इसमें पूछ रहा है बण विक्षेपण क्षमता, क्या पूछ रहा है, बण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा देखो, अपने आप सूत्र आ जाएगा। जब स्वयं प्रकाश कण किसी पतले प्रतिबिंब से गुजरती है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की किरणों के बीच कोणीय बण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती यानी पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात, क्या कह रहा है, विचलन कोण के अनुपात का जो अनुपात आ जाता है उस प्रतिबिंब के पदार्थ का बण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। यानी कि इसका सूत्र क्या बन के आ जाएगा, इसका सूत्र बन के आ जाएगा बण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर, बण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर। तो कह रहा है कि लाल और बैंगनी रंग की ये कोणीय बण विक्षेपण डेल्टा B माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा अनुपात कह रहा ना, तो डेल्टा B ओमेगा इक्वल टू डेल्टा B माइनस डेल्टा R ये रखा है, NB माइनस NR इंटू A बटे में डेल्टा बाई का मान आया है n बाई माइनस 1 इंटू ए से ए काट दो, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, NB माइनस NR बटे में क्या आ जाएगा, n बाई माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला रहेगा, कोणीय बण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला।
अब फिर से देखिए इधर देखिए, तो हमने ये जो एक बनाया है इस तरीके से बनाया है। तो इसमें जब प्रकाश किरण जाती है तो प्रकाश की किरण ये जो बने हुए ये धूल मिट्टी के कण है। ये क्या है? धूल मिट्टी के कण, धूल मिट्टी वायु के कण है, ठीक है। ये कण है, जब प्रकाश किरण इससे टकराती है तो जैसे मान लो इससे टकरा ली, तो इससे टकराने पर क्या हुआ? ये किरण इस तरीके से मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। जब ये किरण इससे टकराएगी कहीं इधर मुड़ गई, कहीं किधर मुड़ गई, कहीं किधर मुड़ गई, इस तरीके से क्या हो जाती है? इस तरीके से प्रकाश किरण यानी पूरे में मुड़ती हुई जो है ऊपर से प्रकाश किरण आती है, तो आती बिल्कुल सीधी रेखा में है, लेकिन हल्की हल्की जो है टकराती हुई धूल मिट्टी के कणों से टकराती हुई आती है। बात समझे? यही इन्होंने बताया है। ये बताया किसने है? ये लॉर्ड रेले के अनुसार, लॉर्ड रेले के अनुसार, हाँ, ठीक है। देखिए इसमें ये बनाते जाओ, लिखते भी जाओ। माध्यम के कणों द्वारा, हाँ माध्यम बना ले, ये बनाओ, हम लिख रहे हैं माध्यम के कणों द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में सभी दिशाओं में, अन्य दिशाओं की बात को, सभी दिशाओं में विकृत होने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। विकृत होने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। विकृत होने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, कहा ये जो है बज रहा है, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, और तीव्रता को बोलते हैं आई, ठीक है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के विद्युत क्रमानुपाती होती है। उसकी तरंगदैर्घ्य कहते हैं क्या? लेम्डा। तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के विद्युत क्रमानुपाती होती है। तो लॉर्ड रेले ने बताया है ये, तो लॉर्ड रेले के अनुसार यही है। लॉर्ड रेले के अनुसार, लॉर्ड रेले के अनुसार क्या बताया है कि इसकी तीव्रता लैम्डा की घात 4 के विद्युत क्रमानुपाती होती है। ऐसे